आज हम टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टेस्ट नंबर 11 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आज हम महिला एवं बाल विकास, जीएस और लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है उसका सॉल्यूशन का डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। दहेज कानून के अनुसार दहेज किसे नहीं माना जाता, यानी दहेज कानून के अनुसार जो है दहेज की क्या परिभाषा नहीं है, दहेज किसे नहीं माना जाता ये आपसे पूछ रहे हैं। विवाह के पूर्व लिए गए चल या अचल संपत्ति, विवाह के समय लिए गए चल या अचल संपत्ति, विवाह के बाद लिए गए चल या अचल संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दहेज में चाहे आप विवाह के समय ले, विवाह के पहले ले या विवाह के बाद ले, कोई भी मूल्यवान संपत्ति या पैसे अगर आप लेते हैं तो वो दहेज कहलाएगा। तो ये तीनों ही दहेज के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि दहेज किसे नहीं माना जाता, तो ये तीनों जो है उसको दहेज माना जाता है, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ये तीनों को ही दहेज माना जाता है और क्वेश्चन पूछे दहेज किसे नहीं माना जाता, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार दंड का प्रावधान किया गया है। टोनी कहने या पहचान करने पर 3 वर्ष, स्वयं को टोनी के रूप में बताने वाले को 1 वर्ष, टोनी के नाम पर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना करने पर 5 वर्ष से उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत जो है ये तीनों ही अगर कोई किसी को टोनी कहता है या पहचान करता है उसको 3 साल की सजा होती है, स्वयं को टोनी के रूप में बताने वाले को 1 साल की सजा होती है, टोनी के नाम पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने वाले को 5 साल की सजा होती है, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी, तीनों ही सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम के अनुसार विधि का उल्लंघन से आरोपित बच्चों को कहां रखा जाता है। तो किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई बच्चा जो है विधि का उल्लंघन कर रहा है तो विधि का उल्लंघन करने के बाद उसको संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रेक्षण गृह। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि विवाह के समय लड़का एवं लड़की की आयु निर्धारित न्यूनतम आयु को पूरा नहीं किए हैं तो न्यायालय, यानी अगर कोई जो है लड़का लड़की बाल विवाह कर लेते हैं और दोनों की जो आयु है वो विवाह करने की उचित आयु नहीं है लेकिन वो विवाह कर देते हैं, तो ऐसा न्यायालय जो है उस विवाह को क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, यानी उस विवाह को कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दहेज मांगना हिंसा का रूप है, यानी घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अगर जो आपका कोई व्यक्ति मान लेते हैं कोई पुरुष जो है वो स्त्री से दहेज मांग रहे हैं तो ये कौन से प्रताड़ना के अंतर्गत आएगा, शारीरिक, मानसिक या किस प्रताड़ना के अंतर्गत, तो ये आएगा मानसिक या भावनात्मक। यानी दहेज की मांग कर रहे हैं तो वो महिला मानसिक रूप से कमजोर होती जाएगी, मानसिक रूप से उसकी क्षति होगी, तो ये कौन सी हिंसा के अंतर्गत है, मानसिक या भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत है। 5वें का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के प्रावधानानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो महिला आयोग के चाहे अध्यक्ष सदस्य उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी योजना महिला कोष द्वारा संचालित नहीं है। जो छत्तीसगढ़ महिला कोष बना उसके द्वारा संचालित योजना कौन सी नहीं है, ऋण योजना, सक्षम योजना, किशोरी शक्ति योजना, स्वावलंबन योजना। तो कौन सी नहीं है, किशोरी शक्ति योजना। ऋण योजना भी महिला कोष से संचालित है, सक्षम योजना भी, स्वावलंबन भी। किशोरी शक्ति योजना का संबंध महिला कोष से नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सक्षम योजना के अंतर्गत हितग्राही की क्या पात्रता है। विधवा, तलाकशुदा जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, अविवाहित की स्थिति में उसकी आयु 35 से 45 के मध्य हो, बीपीएल परिवार का ना होने पर परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, या डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर सक्षम योजना के लिए तीनों ही पात्रता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर द्वारा गठित किया जाएगा
यानी जो आपका महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है, उसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसा कोई भी कार्यस्थल जहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या 10 से कम है, वहां पर स्थानीय समिति बनती है कलेक्टर की अध्यक्षता में। तो यहां पर आंसर क्या होगा, स्थानीय शिकायत समिति होगा, ऑप्शन बी, जो कि कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, नोनी सुरक्षा योजना के अनुबंध हुआ है, यानी नोनी सुरक्षा योजना किसके द्वारा संचालित है या किसके बीच टाई अप होकर इस योजना को चलाया जा रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम। तो देखिए नोनी सुरक्षा, नोनी लिखा है यानी ये राज्य की योजना है, और राज्य सरकार ने किससे टाई अप किया, एलआईसी से यानी जीवन बीमा निगम से। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहां पर, भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर जुलाई 2015 में खोला गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, गुजरात के सूरत में, महाराष्ट्र के पुणे में या मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो देखिए सखी वन स्टॉप सेंटर सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ था, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टार्ट हुआ था। तो ए इसका आंसर होगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस हितग्राही के घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में गृह बेड के लिए जाएंगे। तो देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वो गृह बेड के लिए घर घर में जाकर अपने क्षेत्र में जो भी रहते हैं, जो आंगनबाड़ी में पंजीकृत है, उनके घर में जाकर गृह बेड करते हैं। तो किसमें सबसे पहले गृह बेड करने जाएंगे, जहां पर किसी माता ने त्वरित रूप से किसी बच्चे को जन्म दिया, यानी जो नव प्रसूता होगी उसके यहां गृह बेड करने सबसे पहले जाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कि उसको कोई भी जरूरत होगी तो उन जरूरतों को वो प्रॉपर समय पर पूरा कर पाए, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है। वजन त्योहार का आयोजन क्यों किया जाता है, कुपोषण के आकलन के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, मनोरंजन के लिए, उपरोक्त सभी। तो वजन त्योहार का आयोजन क्यों होता है, कुपोषण के आकलन करने के लिए, क्योंकि बच्चों का वहां पे वजन लिया जाता है, उनका वजन हाइट के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं, उम्र के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं, वो सब देखने के लिए वजन त्योहार का आयोजन होता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला देखते हैं, बीसीजी का टीका किस बीमारी से प्रतिरक्षण प्रदान करता है। तो बीसीजी का टीका जो रहता है वो तपेदिक के लिए रखता है, तो आंसर होगा क्या, ए तपेदिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मरासमस रोग का क्या लक्षण है। तो शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन की कमी से जो है प्रोटीन कुपोषण जो होता है उसमें ही दो तरीके के रोग होते हैं, एक होता है मरासमस, एक होता है क्वासियोरकर। तो मरासमस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी मरासमस रोग किसी बच्चे को होगा तो उसमें क्या लक्षण दिखेगा, वजन में अत्यधिक कमी आएगी, बिल्कुल सही है, वजन बहुत अत्यधिक कम होगा, उसका जो चेस्ट है वहां की पूरी पसलियां उसकी बाहर दिखने लगेंगी, ठीक है, तो पसली व हड्डियां दिखने लगेगी, त्वचा जो है वो सूखी पड़ जाएगी, अत्यधिक सूखी पड़ने लग जाएगी। तो यहां पर ये तीनों ही पॉइंट सही है मरासमस रोग के लक्षण में, इसलिए यहां पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिशुवती माता के स्तन में गांठ का कारण क्या होता है। यानी जो शिशुवती माताएं हैं उनके स्तन में गांठ कब पड़ जाती है, बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध बनने के कारण, स्तन पर बच्चे की गलत पकड़ के कारण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अगर बच्चे की जितनी बच्चे को दूध की जरूरत है उससे ज्यादा यदि दूध बन जा रहा है स्तन में तो वो भी एक गांठ का कारण बनेगा। साथ ही अगर बच्चा जो है दूध पीते समय यदि स्तन को ठीक से नहीं पकड़ रहा है तो भी ऐसी स्थिति में गांठ बन जाती है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, 0 से 6 माह तक के बच्चे की जरूरत होती है, 0 से 6 माह तक के बच्चे को जरूरत होती है केवल स्तनपान की, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा छोटा है अभी पैदा हुआ है तो खाना तो खाएगा नहीं, तो उसको क्या करवाना जरूरी है, माता के द्वारा कम से कम 6 महीने तक स्तनपान कराना जरूरी है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, और उसको कोई भोजन की आवश्यकता नहीं होती, 6 महीने तक बच्चे को केवल दूध पिलाना आवश्यक है। तो ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरत होती है। तो शरीर के वृद्धि व विकास के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटीन की जरूरत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जनजाति क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का क्या मापदंड है। तो जनजाति क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है वो 150 से 300 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होता है। तो 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होगा, ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है,
15 से 45 वर्ष की अन्य महिला को आईसीडीएस की कौन सी सेवा प्रदान की जाती है, यानी समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 15 से 45 वर्ष की महिला को कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। चलिए, अब यह आपका महिला एवं बाल विकास वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जीएस पोर्शन। क्या है जीएस पोर्शन में? क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, यानी जो अम्ल वर्षा होती है वो पर्यावरण में किसके कारण से होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। डी इसका करेक्ट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करेगा। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, मंद करना किसका काम है? भारी जल का। अगला है, सूखी बर्फ क्या होती है? तो सूखी बर्फ किसको बोलते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सूखी बर्फ बोलते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी डॉप्सन इकाई किसके लिए प्रयोग में आती है? तो डॉप्सन इकाई जो होती है वो ओजोन जो परत है, ओजोन जो लेयर है उसकी मोटाई मापने के लिए आपका डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, 1946 में काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किसने किया? तो काउंसिल ऑफ एक्शन जो रियासतें थी छत्तीसगढ़ में, उन रियासतों को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मिलाने के लिए, क्योंकि रियासत स्वतंत्र होना चाहती थी लेकिन उन रियासतों की जनता को अपने राज्य में मिलने के लिए, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र या भारत में मिलने के लिए, मिलाने के लिए वहां की जनता को प्रोत्साहित करने हेतु काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में। तो 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब यहां पर ये आपके ये वाला जो पोर्शन है ये आपको शुभम सर भी आपसे डील करेंगे। मैं लैंग्वेज वाला पोर्शन आपको बता देता हूं, जो लैंग्वेज में हिंदी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। चलिए, यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है यहां पर, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो संबंधवाचक जो, सो, जिस, ये आपका डी। संबंधवाचक जो संबंध बनाता है, जो, सो, ये सब जिस, तो जिस जो है संबंधवाचक है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? व्याघ्र, सांप, पत्थर, आंसू। तो नाम से दिख रहा है कि व्याघ्र जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सांप, आंसू और पत्थर जो है ये आपका तद्भव शब्द है। जैसे सांप का सर्प हो जाएगा, आंसू का अश्रु हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, ये सब आपके तत्से आपके तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपको मैंने बता दिया। तो व्याघ्र जो है ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए, उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग क्या होता है? एक शब्द का अंश होता है, यानी ये शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होंगे? जो शब्दों के पहले लगते हैं, यानी शब्द का एक अंश होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? निवृत्ति होता है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखो कुबेर का है, ऑप्शन सी में है। तो अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी ऐसा कौन सा कवि होता है जो तत्काल किसी भी मौके पर कविता कर लेता है, उसको बोलते हैं आंसू कवि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? यानी ये 4 ऑप्शन में से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, यही शुद्ध है।
मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों, अनेकों तो अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेक प्रस्ताव आया हो जाएगा। दादी का प्राण निकल गया, नहीं, दादी के प्राण निकल गए होगा। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, तो यहां पर सही क्या है? ए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है? तो जो आपका सिद्धांतहीन व्यक्ति होते हैं उसके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, गुड़िया का बहुवचन क्या है? तो गुड़िया का बहुवचन ऑप्शन ए है, यानी या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो गुड़िया का बहुवचन गुड़िया शब्द होगा। तो यहां पर आपका हिंदी और जीएस पोर्शन यहां पर एंड हो गया है। अब जीएस का जो बचा हुआ पार्ट है और जो लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी का बचा हुआ पार्ट है वो अब शुभम सर आपसे डील करेंगे। चलिए जीएस का देखते हैं। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, या इनमें से कोई नहीं? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। कहा जाता है कि 3 से 4 महीने तक जल रहा था क्योंकि इसमें इतनी सारी किताबें मौजूद थी, है ना। और उस समय जो किताबें थी वो कागज में नहीं लिखा जाता था, कुछ लिखा जाता था तो पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। तो पेड़ की छाल बहुत ज्यादा जलाऊ होती है, इसलिए लंबे समय तक ये जल रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी पूछता है, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त जो है ना वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जो गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 2 सवाल और बनते हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको। यहाँ पर मौत गुनाह है, मौत गुनाह है, ये बताया था मैंने आपको। तो मौर्य काल में तक्षशिला विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तक्षशिला मैंने आप लोग को जब आप लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, मैंने पढ़ाया था तो बताया था आप लोगों को। और गुप्त काल में नालंदा, तो गुप्त काल का प्रसिद्ध विद्या का केंद्र नालंदा, मौर्य काल का तक्षशिला, ये सब याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहां पर प्रारंभ किया प्रथम सफल सत्याग्रह? ये पूछ रहा है। चौरा चौरी, दांडी, चंपारण्य या बारदोली? तो चंपारण्य में 1917 में गांधी जी ने क्या किया? पहला सफल सत्याग्रह किया था। देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या आए थे? गांधी जी भारत पहुंचे थे। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा 25 मई 1915 को गुजरात के कोचरब में उन्होंने पहला आश्रम की स्थापना की थी, है ना। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में होम रूलिंग आंदोलन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया था। 1917 में चंपारण्य सत्याग्रह पहला सफल सत्याग्रह था उनका। और 1918 में 2 सत्याग्रह किए थे, खेड़ा सत्याग्रह और गुजरात अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, ये 1918 में हुआ था। तो 1917 में चंपारण्य सत्याग्रह। ये चौरा चौरी हत्याकांड तो कब हुआ था? 1922 में हुआ था, है ना, जो असहयोग आंदोलन रद्द हुआ था। इसके बाद दांडी यात्रा कब की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, सॉरी ये तो 1930 में की थी ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की थी। बारदोली सत्याग्रह भी 1927 के आसपास हुआ था। बारदोली 28 में, ठीक, बारदोली सत्याग्रह। चलो, राज्य की प्राचीनतम सेल है कड़प्पा सेल समूह, धारवाड़ा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह या आद्य महाकल्पी सेल समूह? प्राचीनतम सेल पूछ रहा है, आद्य महाकल्पी सेल समूह, या इसी का दूसरा नाम है आर्कियन सेल समूह। कुछ भी बोले यही आएगा। आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है? आधा कवि गोद में
तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे पता चल जाएगा, आर्कियन सबसे पुराना, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कड़प्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद दो गोंडवाना और उसके बाद दक्कन ट्रैप। तो यहां पर सब समझ में आ जाएगा। इस ट्रिक को याद रखेंगे आधा कवि गोद में, तो पुराने से लेकर नया तक आपको यहां पर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। मैकल श्रेणी स्थित है दंडकारण्य प्रदेश में, महानदी के मैदान में, जसपुर सामरी पाट में या सीमांत उच्च भूमि में। मैकल पर्वत श्रेणी 5 जिलों में फैला हुआ है। मैकल पर्वत श्रेणी शुरुआत होता है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली जिला 2 हो गया, कबीरधाम जिला 3 हो गया, उसके बाद जो नया जिला बना है खैरागढ़, चुई, खदान, गंडई 4 और उसके बाद राजनांदगांव 5। सर्वाधिक विस्तार अगर कहीं बोलेगा तो कबीरधाम जिला में। ठीक, तो ये क्या पूछा है, मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है दंडकारण्य के प्रदेश में, महानदी के मैदान में। महानदी के मैदान में स्थित है, महानदी के मैदान के अंतर्गत क्या आता है, मैकल पर्वत श्रेणी आता है। ठीक, चलो 31वां, सरदार सरोवर परियोजना में से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो यहां पर देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 4 राज्यों में ये सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। ठीक, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो पूछा है गोदावरी की सहायक नदियां। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 और 3, इंद्रावती एक तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से कालाहांडी की पर्वत से निकलती है, और इंद्रावती नदी गोदावरी में मिल जाती है, और प्राणहिता, ये दोनों जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त ये वंशधारा नदी जो है, वंशधारा नदी ये उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। और पेन्नार नदी ये तो केरल की नदी है। पेन्नार, भरतपूजा और पांबा, ये तीनों कहाँ है, केरल में बहती है। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 और 3, 2 और 3। इसके अतिरिक्त अगर गोदावरी की और सहायक नदियां बोले तो वेनगंगा और पेनगंगा, दोनों गोदावरी की और सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा इसको भी। वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है, वेमनाड झील कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। वेमनाड झील कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। गंगा की मुख्य धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना, और यहाँ पे होगा क्या बोलते हैं, ऑप्शन में क्या है, पद्मा, मेघना, कालिंदी। गंगा की मुख्य धारा को देखो, जब गंगा नदी कहाँ पहुंचती है, ये गंगा नदी निकल के ये बॉर्डर क्रॉस कर गई, बांग्लादेश में प्रवेशती है, तो इसको पद्मा कहा जाता है, मुख्य धारा को। पद्मा से आके यहां पर से आने वाली, मैं बताया था आपको क्लास में कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है, और जमुना जब पद्मा से मिलती है तो संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। और पद्मा से आके मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी जब पद्मा से आकर मिलती है तो जो संयुक्त धारा होती है वो क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। तो यहाँ पर पेपर में इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें पूछा है कि गंगा की संयुक्त धारा को, मतलब मुख्य धारा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो पद्मा ही बोलते हैं बांग्लादेश में। जब जमुना आकर मिल जाती है तब भी पद्मा बोलते हैं, लेकिन जब बराक या मेघना नदी आकर मिल जाती है तब उसको, जो बंगाल की खाड़ी में नदी जल गिराती है उसको मेघना नदी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अंतिम रूप से जब बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है उसको क्या बोलते हैं, मेघना नदी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, निम्न में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसे मुख्य और गौण खनिज दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेफाइट, टिन, अयस्क, डोलोमाइट और चूना पत्थर। तो यहाँ देखेंगे कि चूना पत्थर एक ऐसा खनिज है जिसको मुख्य और गौण खनिज दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। उसके अतिरिक्त ग्रेफाइट है मुख्य खनिज, टिन मुख्य खनिज है, और डोलोमाइट, ये तीनों ही क्या है, मुख्य खनिज है। लेकिन यहाँ पर एकमात्र केवल चूना पत्थर, चूना पत्थर एकमात्र ऐसा है जिसको मुख्य और गौण खनिज दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, जुलाई 2023 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर साइरस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। 15 जून 2023 को चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जून 2023 में संपन्न एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, भारत। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, भारत ने। विश्व स्तरीय सिकल सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस स्थान पर बनाया जाएगा, यह रायपुर में बनाया जाएगा। सिकल सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया जाएगा, रायपुर में बनाया जाएगा।
भारत का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहां बनाया जाएगा? आरंग, रतनपुर, सिरपुर, दंतेवाड़ा। सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा दंतेवाड़ा में। इस मंदिर कॉरिडोर में दंतेवाड़ा से के क्षेत्र में जो प्राचीन वहां पर कहानियां प्रचलित है, इन सब का चित्रांकन किया जाएगा इस कॉरिडोर में, ठीक। और उसके इतिहास से संबंधित भी चित्रों को दर्शाया जाएगा यहाँ पे दंतेवाड़ा में, ठीक। अब बच गया आपका छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। प्रसूतिका स्त्री को पिलाया जाने वाला औषधि युक्त काढ़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द काला पानी, काका पानी, काके पानी, सफेद पानी। काके पानी प्रसूतिका स्त्री को मतलब कि जो गर्भ मतलब कि प्रसूतिका स्त्री जो बच्चे को जन्म दी होती है, उसके शरीर में ठंडकता मत आए, उसके शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए इसमें गर्म औषधि से संबंधित उसको चीजें पिलाई जाती हैं। लड्डू भी खिलाया जाता है, याद है ना उसको, उसका भी कुछ नाम है, कुछ लड्डू का भी कुछ नाम है ना, और एक पिलाया जाता है काके पानी, ठीक। तैहा के गोट बताना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत पुरानी बातें करना, प्रचलन समाप्त होना, असमर्थ हो जाना, हाथ में पैसे ना रहना। बहुत पुरानी बातें करना, तैहा के गोट बताना मतलब बहुत पुरानी बातें करना। डोकरा का बहुवचन क्या होगा? डोकरा मन होगा, डोकरा मन। याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में शायद ये आपका आंसर शायद गलत हो गया होगा, गलत लिया होगा, डोकरन लिया होगा। डोकरन नहीं है, डोकरा मन है, याद रखना है इसको। इस वर्ष बहुत पानी गिरा का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? ए साल बहुत पानी गिरी, ए साल बहुत पानी गिरी मतलब बता रहा है भविष्य, इस साल बहुत पानी गिरेगा ऐसा बता रहा है, भविष्य में गिरेगा। ए बरस अब्बड़ पानी, अब बाद पानी गिरीस, अब बाद नहीं होता अब्बड़ होता है, तो ये भी गलत हो गया। ए सो अब्बड़ पानी गिरीस, ये सही है, ए सो अब्बड़ पानी गिरीस। ए साल, ये साल तो हिंदी हो गया इसलिए नहीं आएगा, ए सो अब्बड़ पानी गिरीस। लास्ट क्वेश्चन है, सूखा तरिया में कोकड़ा फड़फड़ाए, बतासा, दही, मुर्रा, पतंग। देखो मुर्रा जो होता है उसको कढ़ाई में क्या किया जाता है? तला जाता है, ऐसे तला जाता है, मतलब कि वो निकलता है, मुर्रा जो निकलता है तो उसमें जब डालते हैं तो क्या करता है? फड़फड़ाता है, मतलब ऊपर उछलता है। तो सूखा तरिया, उसमें कोकड़ा फड़फड़ाए, कोकड़ा सफेद होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मुर्रा भी सफेद होता है, तो यहाँ पे क्या है? मुर्रा इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ आ गया होगा, बहुत मतलब काफी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी है मैंने, ठीक है। चलो फिर एक लास्ट टेस्ट का आपका बचा हुआ है, फिर आपका ये हो जाएगा एंड 12वां टेस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।